सब बच्चों को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में एस ब्लॉक का अपन ने स्टार्टिंग करी थी और देखा था कि मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है, एल्कली मेटल्स की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या क्या होता है। चलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, मैं कह रहा था मेटल की एल्कली मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या क्या बनता है। लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, बाकी सब सुपर ऑक्साइड। इतना मैंने बता दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट थे सुपर ऑक्साइड्स। और सुपर ऑक्साइड की खास बात ये थी कि वो पैरामैग्नेटिक हैं, कलर्ड हैं यानी अनुचुंबकीय हैं, रंगीन हैं, उनका कुछ न कुछ कलर होता है। और इसके अलावा वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और उनमें से KO2 को अपन स्पेस शटल्स और सबमरीन्स यानी कि अंतरिक्ष यान और पनडुब्बियों में उसका यूज़ करते हैं ताकि हम एयर को प्यूरिफाई कर सकें और CO2 से O2 जनरेट कर सकें। तो ये मैंने आपको बता दिया था अभी तक। उसके आगे अब मैं बता रहा हूँ। लास्ट पॉइंट एक और रह गया था उसी बात का, और वो ये है कि लिथियम का जो बनता है ऑक्साइड, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, सोडियम का परऑक्साइड है और पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है। तो इनकी रिएक्शन NCERT में हाइड्रोलाइसिस वाली दे रखी है कि जब इनको इन ऑक्साइड्स को पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा बेटा कि पानी में है ना, पानी में जैसे ही जाएगा तो पानी में कैटायन एनायन की रिएक्शन, बस पानी का H+OH- की रिएक्शन करवा दो, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर Li+ पानी से क्या खाएगा बेटा, पानी का OH खाएगा और LiOH बनने लगा तो LiOH बना दिया, है ना। और ये ऑक्साइड आयन तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि ऑक्साइड आयन की रिएक्शन जब होगी तो वापस पानी या OH- बनेगा या पानी बनेगा। एक H+ खाएगा। अगर ऑक्साइड आयन ये होता है बेटा O, क्या करें अब, ठीक है, O-2 ये ऑक्साइड आयन है। अगर ये एक H+ खाता पानी से तो OH- बनाता है, वो तो मैंने मना ही दिया। और 2 खा लेता है तो वापस पानी बन जाएगा, तो वो तो बनाने की जरूरत नहीं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर होगा तो रिएक्शन कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये मान के चलना है कि ऑक्साइड आयन पानी के साथ रिएक्शन करके OH- या वाटर कुछ भी बनाएगा। हमें जो नया चीज है वो बताना है, और वो नई चीज तो OH- है। OH- Li+ के साथ कंबाइन करेगा तो LiOH बना लेगा। तो ऑक्साइड पानी में जाके हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, है ना। ये ऑक्साइड है, ये है परऑक्साइड। परऑक्साइड पानी में जाके परऑक्साइड बनाएगा, ध्यान रखना। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा, परऑक्साइड परऑक्साइड बनाएगा। अगर आप बोलोगे सर ये कैसे, ये देखो Na+ है, ये पानी का क्या खाएगा बेटा OH, और NaOH बना लेगा तो ये तो Na से तो बन गया NaOH। ये क्या चीज है, ये है O2-2। बताओ ये O2-2 पानी से कितने H खाएगा, तो पानी से 2H खाएगा, और 2H खाती क्या बना लेगा H2O2। व्हाट इज H2O2 कॉल्ड, H2O2 का नाम क्या बेटा, तो इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका मतलब ये कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ हाइड्रोजन परऑक्साइड इनमें से किसके जल अपघटन से मिलता है, यानी हाइड्रोलाइसिस किससे बनता है। ध्यान रखना, इन दोनों में अगर बोले तो सोडियम वाले कंपाउंड से मिलेगा, बिकॉज सोडियम का परऑक्साइड है तो परऑक्साइड से परऑक्साइड तो मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लास्ट वाली सुपर ऑक्साइड की। सुपर ऑक्साइड की बड़ा थोड़ी खतरनाक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है वो देखो, KO2 है। KO2 में K कौन है प्लस और O2 क्या है माइनस। तो K+ तो क्या खा लेगा पानी का OH और क्या बना लेगा KOH, ये बन गया KOH। लेकिन समस्या इसके साथ है बेटा O2- के साथ। O2- पानी से क्या खाएगा, तो आंसर इज H। कितने H+ खाएगा, तो 1, क्योंकि इसका माइनस एक ही है, ये है O2-। O2- पानी से अगर एक H खाएगा तो क्या बना लेगा बेटा HO2। HO2 का नाम सुना है बेटा कभी आपने, H2O तो सुना है, HO2 नाम सुना है आपने। तो HO2 मैं जानता हूं आपने कभी नाम नहीं सुना है क्योंकि ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ ठीक है, घर में कभी हो सकता है सुना हो कि किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं HO2, है ना। तो HO2 ऐसे साउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो आप हंस रहे हो, कोई बात नहीं, हंस लो। लेकिन बात यह है कि बस कहना चाह रहा हूं मैं कि कंपाउंड HO2 नाम का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो HO2 जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होने की कोशिश करता है और तब H2O2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के बाद ध्यान रखना कि HO2 एग्जिस्ट नहीं करता है और बनते ही किस में कन्वर्ट होगा, H2O2 और O2 में। तो कभी आपको ये छोटू दिख जाए, मतलब HO2 दिख जाए, तो ध्यान रखना उसको H2O2 और O2 में कन्वर्ट कर देना है, राइट। HO2 कन्वर्ट्स इनटू H2O2 प्लस O2। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -½ है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ 0 है। अगर आप अपनी टेक्निक लगा के देखोगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हालांकि इतना डिटेल में NCERT में नहीं दे रखा है। NCERT में सीधी रिएक्शन दे रखी है कि KO2 को जब पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, तो इससे K+ से तो बन गया KOH और इससे जो बनेगा वो मैंने बता दिया H2O2 प्लस O2। हो सकता है क्वेश्चन जो मुझको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इनमें से कौन से ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड को पानी में घोलने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, रिलीज होगी।
तो नॉर्मल ऑक्साइड से रिलीज होगी बेटा, या पेरोक्साइड से या सुपर ऑक्साइड से? तो आंसर है सुपर ऑक्साइड से। इसका मतलब है कि सुपर ऑक्साइड पानी में एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, क्योंकि पानी में जाती ऑक्सीजन गैस छोड़ रहा है तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना बेटा। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये पहचान है। ये भी कह सकते हैं कि अपन सुपर ऑक्साइड सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद पेरोक्साइड का नंबर है, और सिंपल ऑक्साइड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते ही नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो ये इस तरह से अपन टॉपिक को ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि आपने एल्कली मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है ना अच्छे से कर लिया, आपको समझ में आ गई होगी। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड, बाकी सारे सुपर ऑक्साइड। यस, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का मतलब क्या? अमोनिया कैसा? सिंपल या पानी में घुला हुआ? तो जवाब जब मैं क्लास में पूछता हूं तो सब लोग एक ही स्वर में जवाब देते हैं, सर पानी में घुला हुआ, क्योंकि लिक्विड से उनको लगता है पानी में घुला हुआ। बेटा पानी में घुला हुआ होता तो इसको एक्वस बोलते हैं, इसको लिक्विड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्रवित, है ना। द्रवित का मतलब है अपने आप जलीय मत समझ लो। ये कुछ लोग द्रव को मतलब समझते हैं द्रव है मतलब जल है, अरे ये क्या है? ठीक है ना, कोई चीज लिक्विड है का मतलब पानी है क्या? वो लिक्विड है मतलब वो प्योर लिक्विड, उसकी भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है उसकी लिक्विड। अमोनिया को अगर अमोनिया गैस है उसको प्रेशराइज करके लिक्विड कन्वर्ट कर दिया उसको, तो उसमें पानी कहां से आ गया? तो इसलिए लिक्विड अमोनिया को पानी वाला अमोनिया नहीं मानना है। लिक्विड अमोनिया मतलब प्योर अमोनिया है जिसको लिक्विफाई किया हुआ है। ठीक है ना, लिक्विड अमोनिया का मतलब प्योर अमोनिया जिसको लिक्विफाई किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि कुछ दिनों बाद भूल जाओगे तो लिख देना अपनी कॉपी में कि सर ने बताया कि लिक्विड अमोनिया का मतलब है प्योर अमोनिया जिसको लिक्विफाई किया हुआ है, न कि पानी वाला अमोनिया, यानी इसमें पानी नहीं है। अगर अपने को कहा जाए कि एल्कली मेटल्स की रिएक्शन, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं एल्कली मेटल्स की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, एल्कली मेटल्स की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ करवाएंगे तो क्या होगा वो समझने के लिए देखते हैं क्या होगा। बेटा क्या होगा, मेटल का काम एक ही है। मेटल जब भी देखता है किसी सॉल्वेंट में इसको डाला गया है, किसी भी सॉल्वेंट यानी विलायक में मेटल को मिलाया गया, तो मेटल का पहला काम होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना। वो बोलता है सॉल्वेंट को, बोलता है तुम जानो तुम्हारा काम जाने इस इलेक्ट्रॉन का तुम क्या करते हो, मुझको तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और बनाना है कैटायन, स्टेबल कैटायन, ऑक्टेट पूरे वाला कैटायन, और वो है M+, है ना। तो M तो बनाएगा M+। तो M के दो टुकड़े कौन कौन से बेटा? M के दो टुकड़े हैं, एक तो M+ बनाएगा ये और एक छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिया का काम होगा बेटा कि इसको M+ और इलेक्ट्रॉन दोनों को स्टेबल करना, क्योंकि सॉल्वेंट का काम ऐसे ही होता है बेटा। सॉल्वेंट होता है मीडियम, और मीडियम का काम होता है जो भी मीडियम को दिया जाए उसको स्टेबल रखे। मीडियम रोड जैसा होता है बेटा। रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना जरूरी है, हम तो चले आते हैं, है ना, हमारी गाड़ी जैसी भी है ठीक हो नहीं हो हम तो रोड पे चले आते हैं। कितनी तकलीफ होती है जब रोड खराब होती है, रोड टूटी हुई होती है। अपने यहाँ तो जनरली बहुत सारी टूटी हुई है, अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, जगह जगह पर मैं भी देख रहा हूँ कि मुश्किलें आती हैं। लेकिन बात यह है कि रोड कितना इंपॉर्टेंट मीडियम है, वैसे की वैसे ये यहाँ जो सॉल्वेंट है बेटा वो मीडियम होता है, और मीडियम का काम होता है, मीडियम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर जो भी कैटायन एनायन है उसको स्टेबलाइज करे। तो देखो अमोनिया ने क्या किया, कुछ अमोनिया, यहाँ अमोनिया मान लो कि अमोनिया कितने हैं, तो ये मान लो X+Y अमोनिया है, X और Y कोई इंटीजर है, मान लो कोई X का नंबर और Y की नंबर कोई मान लो 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान सकते हो। तो ये कुछ अमोनिया है, और अमोनिया कुछ अमोनिया मेटल आयन को बैलेंस करने के लिए चले गए, बैलेंस मतलब स्टेबल करने के लिए चले गए। मेटल आयन बोलता है कि मेरे पास प्लस चार्ज है ना, मुझको माइनस से अट्रैक्शन चाहिए, अमोनिया के पास प्लस है माइनस है, तो अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है। अमोनिया ऐसा है बेटा, N यहाँ पे H और H, अमोनिया के पास यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, अमोनिया के पास दोनों चीज है, प्लस भी है माइनस भी है। वो बोलता है कि मैं प्लस को भी स्टेबल कर दूंगा माइनस को भी स्टेबल कर दूंगा, इसलिए कुछ अमोनिया मेटल प्लस के चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ अमोनिया इलेक्ट्रॉन के चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस तरह से पानी का कभी नहीं दिखेगा, ये आपको पानी के साथ कभी नहीं दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन को पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पानी के साथ रिएक्शन कर देता है, पानी के H+ के साथ हाइड्रोजन गैस बना लेता है, यानी पानी टूट के और H+ को ले लेता है। उतनी है ना, उतना ज्यादा आसानी से अमोनिया रिएक्शन नहीं कर पाता है, और ये शायद ये कारण है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अमोनिया को डिसोसिएट नहीं कर पा रहा है, अमोनिया के साथ एसोसिएट होकर रह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के चारों ओर अमोनिया है ना अट्रैक्टेड रहेंगे, और इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, हिंदी में अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ये देखो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यानी अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत यानी अमोनिया से घिरा हुआ, ये अमोनीकृत आयन है, ये अमोनीकृत आयन है, और ये इंग्लिश में बोलते हैं अमोनिएटेड आयन। तो अगर पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि एल्कली मेटल को जब अमोनिया में डाला गया, कौन से अमोनिया में, एक्वस में या लिक्विड में, तो लिक्विड में डाला गया, तो पहले क्या हुआ, तो आंसर है पहले मेटल का आयनाइजेशन हुआ, मेटल का कैटायन अलग और इलेक्ट्रॉन अलग हुआ,
तो प्रॉब्लम आएगी कि मेटल कैटायन को किसने बैलेंस किया, किसने स्टेबल किया, तो अमोनिया ने। इलेक्ट्रॉन किसने स्टेबल किया, अमोनिया ने। फिर क्वेश्चन आएगा सबसे जबरदस्त जोरदार क्वेश्चन, ये बाकी विलियन से जो कि जल में विलियन बनते हैं, यानी कि जो एक्वा सॉल्यूशन बनते हैं, उससे अलग कैसे है। तो उससे अलग ऐसे है कि एक्वा सॉल्यूशन में कभी आपको एक्वस इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना, यानी जलीय इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या बोलते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पर देखा जाता है। और ये कारण है कि इसकी उपस्थिति के कारण, इसकी प्रेजेंस के कारण ही इसमें कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं जानता हूं वो इसी के अराउंड सेंटर्ड होगा, इसी पर फोकस होगा। तो इसलिए ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे खास बात, क्षार धातुओं को अमोनिया में घोलने पर सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति जो बनती है वो है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, यानी इंग्लिश में अगर अपन देखें तो ये होगा, ऑन डिसॉल्विंग द एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज फॉर्म्ड इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स, यानी कि वो काफी सारे, है ना, ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं बातों के लिए उत्तरदायी माना जाता है जो अपवादित हैं। अब कौन कौन सी बातें अपवादित हैं, क्या क्या है, वो सब समझ लेते हैं बेटा इन नोट्स के अंदर। सबसे पहला तो मैंने लिखा है इस सॉल्यूशन के बारे में, प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, हिंदी में लिखा अनुचुंबकीय व रंगीन, यानी सॉल्यूशन जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा। लेट अस अंडरस्टैंड कि पैरामैग्नेटिक क्यों बोल रहा हूं, बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तो जवाब है अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होगा। आप जानते हैं अनपेयर्ड चीजें जनरली कलर्ड भी होती हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है हर चीज के लिए, लेकिन साधारणतः अपन ये देखते हैं कि जो अनुचुंबकीय प्रजातियां होती हैं वो रंगीन भी होती हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आर जनरली कलर्ड। तो अपन ये मान सकते हैं कि चलो इसका कलर होता होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, आपके क्या बोलते हैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है। ब्लू कलर याद रखना पड़ेगा, ये मैंने अपने आप नहीं निकाला है कि मेरे को कोई पता प्रकार से मैंने कोई कैलकुलेशन किया, पता लगा लिया देखो ब्लू कलर है, वैसे नहीं, है ना। डायरेक्ट किताबों में लिखा हुआ है कि ब्लू कलर सॉल्यूशन देखा गया, दैट इज व्हाट यू नीड टू बिलीव कि ये ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है, तो नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है यहाँ पर। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। उसके बाद में ये होगा कि अगर आपने मेटल ज्यादा मिला दिया, मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मेटल का अमाउंट ज्यादा कर दिया, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन का झुंड अगर ज्यादा बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए, तो फिर वो पेयरिंग हो सकती है उनकी। अगर इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब अगर मेटल कम है तो इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो अलग अलग रहेंगे। ज्यादा हो गए, सांद्रित हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, तो फिर आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओगे, जनसंख्या बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की, तो कभी ना कभी तो पेयरिंग करेंगे बेटा वो। तो पेयरिंग करने के कारण वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के होने लगेंगे। तो इसका मतलब अगर आप ये बढ़ाओगे, मेटल बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो वो डायमैग्नेटिक हो सकते हैं। अगर डायमैग्नेटिक हो गया बेटा तो कलर उड़ने लगेगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि या तो ये रंग उड़ जाता है, या फिर ब्रॉन्ज, यानी कि बहुत कम कलर, मतलब नीला तो इंटेंस माना जाता है, और लाइट कलर में आता है ब्रॉन्ज, यानी कि ब्रॉन्ज कलर, यानी कि कलर उड़ने की तरफ जाता रहेगा। क्या होता है वो देखो, मैंने लिखा है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, ये बेटा दोनों मीडियम वाले अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देना, मैंने तो इंडिकेट कर दिया है ताकि आपको समस्या नहीं हो। क्लास 12 का टॉपिक होता तो मैं लिखवा भी देता, नोट वोट और काफी सारा भर देता बोर्ड को, लेकिन अभी मेरे को सिर्फ आपको उसके पॉइंट बताने जो एग्जाम में यूं क्यों आते हैं वो बताने, तो उसके लिए कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हिंदी वाले लिख देना सांद्रता बढ़ने पर कलर घटता है, यानी रंग हटता है, रंग हटता है, रंग उड़ता है। जैसे कलर कंसंट्रेशन बढ़ा तो रंग घटा, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन द कलर विल डिक्रीज, और कभी कभी वो कलरलेस हो जाएगा या ब्रॉन्ज हो जाएगा। कलरलेस या ब्रॉन्ज यानी कि रंगहीन या कांसे जैसा रंग में से कोई भी बन सकता है। कांसे जैसा रंग होता है ना, कांसे के बर्तन होते हैं जो, ठीक है ना, कांसे पदक विजेता बोलते होंगे, ब्रॉन्ज मेडल, है ना, विनर, तो वो कांसा होता है। तो एक एलॉय है एक तरह का, उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, उस कलर का सॉल्यूशन भी मिल सकता है आपको, लेकिन ये कब मिलेगा बेटा, जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कैसा रहेगा बेटा, तनु विलयन है तो रहेगा नीला, और अगर गाढ़ा विलयन है तो रहेगा रंगहीन, यानी कि कलर। अगर क्या बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इट विल रिमेन ब्लू, बट द कॉन्सेंट्रेशन, इफ द सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड देन द कलर माइट कंप्लीटली डिकलराइज और इट मे चेंज इनटू ब्रॉन्ज कलर। द नेक्स्ट इज कंडक्टिंग। ये सॉल्यूशन जो है कंडक्टिंग होगा बेटा। आयन भी आयन इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट है। जब चार्ज प्रेजेंट होगा और चार्ज मूव करेगा, आप जानते हैं बेटा कि चालकता सिर्फ आवेश के कारण नहीं होती, आवेश के मूवमेंट, आवेश की गति होती है तब चालकता आती है। अब ये आवेश तो ही इसके अंदर, मतलब चार्ज तो ही है। इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं हो, अचानक मैं बीच बीच में हिंदी में बोलता हूँ तो थोड़ी अपनी आदत बनाओ, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं जैसे कि मैंने इतने सारे लोगों से फीडबैक लिया है और काफी सारे लोगों ने मेरे को एक्सेसिवली बढ़िया बोला है कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझ में आ रहा है,
ठीक है ना। एक दो ने तो ये दावे कर दिए कि सर अब हमारी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया हो गई कि सिंगल डिजिट में रैंक आएगी। मैंने उनके नंबर स्टोर कर लिए और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन फोन जरूर करूंगा उनको, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये सब लोग दुबक दुबक के बैठे हैं और सोचते हैं कि सर को हम कुछ भी लिख देंगे तो सर को तो इतने मैसेज आते होंगे, सर मेरे को एक एक का ध्यान रखता है, एक एक का ध्यान रहता है मेरे को, है ना। आप उसमें नाम नहीं लिखते हो बड़ी चालाकी से, मैं समझता हूँ उस बात को, कोई बात नहीं, ध्यान रखना अभी। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा कि ये है कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, यानी इसमें चालकता होगी, और चालकता इसमें इसलिए होगी क्योंकि आयन है और आयन एक ऐसे सॉल्यूशन में है जिसमें कि आयन का मूवमेंट हो सकता है। जैसे NaCl है, NaCl सूखा हुआ हो तो कंडक्टिंग नहीं होगा, लेकिन पानी में कंडक्टिंग हो जाएगा क्योंकि पानी में मूवमेंट संभव हो जाएगा आयंस का। तो आयंस का होना कंडक्शन नहीं है, आयंस का मूवमेंट संभव होना वो कंडक्शन है, तो ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी प्रेजेंस के कारण किसी को भी सिस्टम को ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच माना जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी हिंदी में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन धनी माना जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यून। तो आंसर इलेक्ट्रॉन धनी, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं। जब भी कोई सिस्टम, मान लीजिए मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया की मुलाकात कोई ऐसे सिस्टम से हुई जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसने बोला यार बहुत दिन खराब चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यार, जिंदगी मजा ही नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोलेगा कि अरे यार क्या बात कर दी आपने, इलेक्ट्रॉन की बात करी, हमारे पास तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, है ना। अमोनिया उन कई सारे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना, पाले हुए हैं, आपने पहले बोला होता हम पहुंचा देते आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मुलाकात होती है ऐसे सिस्टम्स की जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये तुरंत अपना ये इलेक्ट्रॉन भेज देता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यानी क्वेश्चन अगर आ गया कि क्या मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशंस रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, यानी हिंदी में बोले तो क्या क्षार धातु के लिक्विड अमोनिया में यानी द्रवित अमोनिया में बने विलयन अपचायक गुण रखेंगे, तो आंसर इज यस रखेंगे, और कारण होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन is yet again responsible for some other behavior of the solution, that is reducing property। तो reducing property यानी अपचायक गुण के लिए भी, है ना, यही इलेक्ट्रॉन वापस रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है MnH2 plus H2, यानी कि अब ये मैंने जो क्या बोलते हैं लिख तो दिया है मैंने, लेकिन इसको समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ वो सुन लीजिएगा, इसको अलग समझाता हूं मैं। मान लो आपके पास मेटल है और ये लिक्विड अमोनिया है। अब भैया इनको क्या हुआ कि जो भी मैंने बताया था पीछे कि ये मेटल आयन बनाएगा और ये सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होगा बेटा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको जब अमोनिया घेरेगा तो अमोनिया इस तरफ से घेरेगा N, और यहाँ पर H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, तो ये H के साथ अट्रैक्ट होकर रहेगा। और जब ज्यादा समय हो जाएगा, सुना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जब ज्यादा समय हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस H में पूरी तरह जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर H में पूरी तरह जुड़ गया तो ये मिलके बनाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से बनेगी हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये कब होगा बेटा, कुछ समय बाद या लंबे अंतराल बाद। तो आंसर लंबे अंतराल बाद। लंबे अंतराल बाद इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके इस H में पूरी तरह जुड़ जाएगा और H को उससे अलग कर देगा। ऐसे ही तो होता है। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अमोनिया को शुरू में नहीं तोड़ा। शुरू में तो अमोनिया को बोला कि मैं बहुत दिक्कत में हूं, माइनस चार्ज पेपर बहुत इकट्ठा हो रखा है, मुझको थोड़े बहुत प्लस की जरूरत है, डेल्टा प्लस से भी काम चलेगा। जब अमोनिया ने ये सोचा कि चलो इसकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं, कि चलो हाइड्रोजन को बोला, अमोनिया ने जो नाइट्रोजन है सेंटर एटम, उसने H को बोला कि भाई तेरे पास डेल्टा प्लस चार्ज है, उसके पास जाके बैठ जाए इलेक्ट्रॉन के पास। अमोनिया को नहीं मालूम था कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी और कुछ समय बाद वही इलेक्ट्रॉन उस H को लेकर उड़ जाएगा। और ऐसे ही हुआ देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस H को लेकर उड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। लेकिन ये इंस्टेंटली नहीं होगा, काफी लंबे समय बाद होगा। काफी लंबे समय बाद इलेक्ट्रॉन इस H को पूरी तरह अमोनिया से सेपरेट कर देगा और कौन सी गैस बना लेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। अगर आप बोलते हो नहीं सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाओ, सिंपल शब्दों में सुनो कि कुछ समय बाद क्या होगा, सॉरी कुछ समय बाद नहीं, काफी समय बाद क्या होगा, मेटल की दो टुकड़े कर दो, मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन, और अमोनिया की दो टुकड़े कर दो, NH2 माइनस और H प्लस। और अब क्या कर दो कि इसको इसके साथ चिपका दो, माइनस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, और तो ये दोनों आपस में चिपक गए तो क्या बनेगा, M प्लस NH2 माइनस बनेगा, और वो चिपक गया तो क्या बनेगा, तो आंसर है हाइड्रोजन गैस बनेगी। NH2 माइनस को बोलते हैं एमाइड आयन। कुछ लोग बोलते नहीं सर एमाइड तो हमने सुना है वो तो ऑर्गेनिक में ये होता है CONH2, ये होता है एमाइड। तो बेटा ये होता है एमाइड ग्रुप, ये होता है एमाइड आयन।
अगर अमाइड के आगे आयन लिखा हुआ है तो ये हो गया, तो ये मेटल है और ये अमाइड है, तो इसको बोलेंगे मेटल अमाइड, और ये तो हाइड्रोजन गैस मिल ही रही है। क्वेश्चन अगर आ गया कि सोडियम को लिक्विड अमोनिया के मिक्सचर में डाल दिया गया, लिक्विड अमोनिया में डाल दिया गया, सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाल दिया गया, काफी समय बाद जब वापस देखा गया तो क्या दिखाई देगा, तो आंसर है 2 कंपाउंड दिखाई देंगे। एक सॉरी एक तो दिखाई देगा मेटल का अमाइड जिसका फॉर्मूला है M+NH2-, और दूसरा जो चीज दिखाई देगी वो होगी हाइड्रोजन गैस, वो मुक्त हो जाएगी यानी निष्कासित हो जाएगी, यानी इवॉल्व हो जाएगी। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको अमोनिया वाली रिएक्शन अच्छे से आ गई। बेटा अमोनिया वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचें कि इस पूरे टॉपिक में जो मैं अभी करवा रहा हूँ एस ब्लॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो है एल्किली मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है एल्किली मेटल रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखते हैं। थर्ड, कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल के बारे में सुन लो बेटा, है ना। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बस थियोरेटिकली सुन लो, ये सेल का जो एक्चुअल यूज है और एक्चुअल सेल की बनावट है वो किस्मत से हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं तो फिर वो पूरा लेक्चर उसमें लग जाता, बनावट पे लग जाता, डायफ्राम कैसा होता है, पुराने समय में सेल कैसा होता था, अब कैसा होता है, पुराने समय में जो थी उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या थी, बहुत माथाफोड़ी थी इसके अंदर। लेकिन अच्छी बात है कि आपको इतना नहीं है, तो आपको जितना है उतना समझ लो। आज की तारीख में हम NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। ना किसी के नाम के भी सोडा आ जाए ना, सोडा तो समझ आना कि सोडियम तो है ही है, सोडा सोडियम से तो बनता है ना, मतलब सोडियम से तो नाम आ रहा है सोडा। तो ऐसे मान लें बात करें अगर अपन एक होता है वॉशिंग सोडा, उसमें भी सोडियम है, फॉर्मूला बताता रहूंगा बाद में, सोडा ऐश उसमें भी सोडियम है, और इधर से ये वाला आ रहा है कास्टिक सोडा, इसमें भी सोडियम है ना। और भी होते हैं कई सारे कंपाउंड, तो सोडा अगर आ रहा है नाम में तो Na तो होगा ही होगा। ऐसे लाइम आता है तो कैल्शियम होगा, ठीक है ना, पोटैश आ रहा है तो पोटेशियम होगा। इस तरह से कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो कुछ कॉमन नेम अपने को इजीली याद हो जाएंगे। एनीवेज इंपॉर्टेंट बात अभी के लिए है कि NaOH का नाम है कास्टिक सोडा, और ये इंडस्ट्रीज में जिस मेथड से बनता है वो है कास्टर केल्नर सेल। कास्टर केल्नर सेल एक ऐसा मेथड है जिसमें अपन क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगर आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड क्यों लेते हैं बेटा, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ध्यान सुनो मेरी बात को बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है। और इंडस्ट्रीज में हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई रॉ मटेरियल लें यानी कच्चा माल लें, कच्चा पदार्थ लें, तो वो सस्ता से सस्ता हो, आसानी से मिल सकता हो और सस्ता भी हो, और वो है NaCl। इसलिए हम इंडस्ट्रीज में जब कास्टर केल्नर सेल शुरुआती कंपाउंड बनाए तो वो NaCl होना चाहिए, और वो भी एक्वस। एक्वस NaCl से क्या होगा, इसका जो भी अपन इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करेंगे, है ना, विद्युत अपघटन करेंगे, वो आराम से हो जाएगा। नहीं तो विद्युत अपघटन होने में मुश्किल आएगी बेटा। तो NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे, लेकिन कैसा कैथोड यूज करना है हमने को, मरकरी कैथोड। अगर आप बोलोगे सर ये मरकरी कैथोड को क्या यूज करेंगे और क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि कास्टर केल्नर सेल से NaOH का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं, पहली लाइन तो ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए। दूसरी लाइन, इस प्रोसेस में स्टार्टिंग मटेरियल NaCl होता है, याद कर लोगे बेटा, हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन करवाया जाता है। NaCl के जली विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है, इसको बोलते हैं जब कैथोड एनोड में लिख रहा हूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस है, हिंदी वाले लिख देना विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम कैथोड एनोड डालकर अंदर के जो आयंस हैं उनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग कैथोड क्या बोलते हैं, जो धनाग्र है ना, उसमें माइनस वाले आ जाएंगे, मतलब कैटायन कैथोड पे चला जाएगा, एनायन एनोड पे चला जाएगा, ऐसा करके होगा। मैंने देखो लिखा है रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी वो मैंने लिखा है। कैथोड को हिंदी में बोलते हैं ऋणाग्र, तो ऋणाग्र पे क्या रिएक्शन होगी, ऋणाग्र पे आएगा कौन सा है, धनायन आएगा, तो धनायन यानी कि कैटायन आएगा। कैटायन वहां पर जाके क्या करेगा बेटा, कैथोड पे जाके क्या करेगा, कैथोड में ये कैथोड है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं। सोडियम आयन को ये बुलाएगा, सोडियम आयन को बुलाएगा और बुला के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खिला के बना देगा सोडियम। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये NaCl एक्वस है, और एक्वस में अगर एक्वस देखें तो इसमें H+ आयन भी तो होंगे, तो सर ये H+ क्यों नहीं लिखा आपने, Na+, क्योंकि पानी में तो H+ आयन होते हैं और NaCl में Na+ है। तो इसका जवाब सुन लीजिएगा बेटा, इसका जवाब बहुत जबरदस्त है, और वो जवाब ये है कि ये सारा कमाल मरकरी का है। वैसे
सबसे पहले डिस्चार्ज होना था H+ को। H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H+ को डिस्चार्ज करना आसान है, H+ को इलेक्ट्रॉन खिलाना आसान है, H++ इलेक्ट्रॉन से H बनाना यह आसान है सोडियम की तुलना में। यूं समझ लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन खड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, सोडियम और हाइड्रोजन की दौड़ लग रही है और दोनों में देखना है कि अच्छा दौड़ने वाला कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन को पहले खाता है, तो उसका आंसर है H+। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं H+ की निरावेशन वोल्टता कम है। टेक्निकल लैंग्वेज में इंग्लिश में बोले अगर तो इसका मतलब है H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। H+ को डिस्चार्ज करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, H+ को डिस्चार्ज करना आसान है एज कंपेयर टू Na+। Na+ थोड़ा आलसी टाइप आयन है, दर्शक टाइप आयन है, स्पेक्टेटर टाइप आयन है, बैठा रहता है, देखता है, सुस्त रहता है, चुस्त नहीं है, जबकि H+ है चुस्त। तो साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए, बोला कि अगर हाइड्रोजन को इकट्ठा कर दिया, हम तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की बात कर रहे हैं, उसलिए हमें पहले सोडियम चाहिए। अब सोडियम की जगह हाइड्रोजन गैस अगर इकट्ठी हो गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कि भैया कुछ ना कुछ करो, सोडियम को बुलाओ, पहले सोडियम आना चाहिए। सोडियम है मतलब मेन तो हीरो तो सोडियम है, ठीक है ना। कैसा हो किसी मूवी के अंदर मेन हीरो तो कुछ नहीं करे और साइड हीरो ही लड़ाई करता रहे, साइड हीरो सब कुछ करे, सारा कुछ मतलब जो भी आप समझ सकते हो सब कुछ साइड हीरो ही कर रहा है और वो बाद में, ठीक है ना, पिक्चर में द एंड हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई बेटा, ठीक है ना। तो वही वाली गड़बड़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने खूब सोचा कि ये जो मेन हीरो है अपना सोडियम, उसको हीरो कैसे बनाया, तो लिया गया मरकरी। मरकरी क्या करता है, अगर यहाँ मरकरी क्या थोड़ा सा सुनना बेटा, बहुत जबरदस्त बात, मरकरी अगर यहाँ पर होगा तो क्या करेगा, H+ और Na+ में मरकरी को Na+ ज्यादा अच्छा लगता है, तो Na+ को यूं समझ लो चुंबक की तरह ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी का काम हो गया सोडियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल को लो करना, यानी सोडियम को डिस्चार्ज पहले करवाना। यानी एक ऐसी रेस है जहां पर कि H+ और Na+ की रेस है, और रेस में जो रस्सी बनी हुई है अगर वो मरकरी की बनी हुई है तो पहले कौन कूदेगा, पहले कौन पहुंच जाएगा, तो पहले सोडियम आयन पहुंच जाएगा। तो सोडियम आयन को पहले पहुंचाना बहुत जरूरी है। साथ में इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये रस्सी वस्सी और दौड़ वोड़ ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको एक पिक्चर डेवलप हो दिमाग में कि हाँ भाई ऐसा होता है। लेकिन फाइनली हमें वर्ड्स भी ध्यान रखने, स्पेशल वर्ड जो जिस लेवल के वर्ड एग्जाम में पूछते हैं उनके उन शब्दों के टर्म्स में भी हमको मालूम होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ मरकरी कैथोड इन द कास्टनर केल्नर सेल। तो इसका जवाब लिख लीजिएगा, क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, आंसर भी लिख लीजिएगा इसका, है ना। हिंदी में इसका क्वेश्चन ही बनेगा कि कास्टनर केल्नर सेल में Hg के कैथोड का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका जवाब है, इंग्लिश में सुन लो पहले, द मेन यूज ऑफ द मरकरी कैथोड इज टू लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na+ आयन। मरकरी कैथोड का मुख्य उपयोग यह है कि वो Na+ आयन के निरावेशन वोल्टता को, है ना, कम कर देता है, ठीक है ना, जिससे सोडियम पहले इकट्ठा होने लगता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो कुल मिलाकर आपको बात पता चल गई होगी कि ये सोडियम है। अब सोडियम देखो, सोडियम मरकरी सोडियम को क्यों लाइक कर रहा था वो आपको पता चलेगा, ये राज की बात है वो पता चलेगी। सोडियम मरकरी के साथ एक कंपाउंड बनाता है, वो है सोडियम अमालगम। अमालगम सुना होगा बेटा कभी आपने, यानी मरकरी सोडियम को क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, है ना, क्योंकि वो उसको मालूम है कि सोडियम अगर आ गया तो हम इसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे सोडियम अमालगम। तो सोडियम अमालगम बन जाएगा। सोडियम अमालगम को हम अलग कर लेंगे। सोडियम अमालगम को जब हम अलग कर लेंगे तो अब सोडियम अमालगम में जब पानी मिलाओगे, पता ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मरकरी, तो आंसर है सोडियम। जैसे पानी को देखेगा कौन कूदेगा, तो आंसर है सोडियम। मैंने आपको कहा था सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे के सारे पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं, बड़े तीव्र विस्फोटक अभिक्रिया होती है, मैंने बताया था। वही अभिक्रिया का एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। सोडियम मरकरी दोनों है, पानी आया सामने तो पहले कौन जाएगा, सोडियम। सोडियम पानी के साथ क्या बनाता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में देखिएगा बेटा, लास्ट क्लास में जो पहला लेक्चर जो मैंने लिया था एस ब्लॉक का, उसके अंदर ही मैंने बता दिया था कि सोडियम या कोई भी क्षार धातु, कोई भी एल्कली मेटल पानी के साथ जाके दो चीजें बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये ना देखो मेटल हाइड्रोक्साइड और ये भी हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखिए बेटा सारी बातें। देखो क्या लिखा हुआ है, मरकरी कैथोड ये Na+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम करता है। हिंदी में ये Na+ की निरावेशन वोल्टता को घटाता है, कम करता है। बस डीपी बोल सकते हो, डिस्चार्ज पोटेंशियल बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप। फिर आता है बारी एनोड की। एनोड मतलब कि, है ना, ये हो गया क्या बोलते हैं धनाग्र, तो यहाँ पर जाएगा ऋणायन, है ना, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो एनोड पर आएगा एनायन। ये रहा एनायन। एनायन यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और बना देगा Cl।
सील माइनस सील बनने के बाद सीएल आपस में क्या बना लेंगे, Cl2। अगर मैं देखूंगी इस पूरे प्रोसेस में हमने स्टार्टिंग किससे करी, तो स्टार्टिंग हमने NaCl से करी। हमने बनाया क्या, तो हमने बनाया पहले नंबर पे तो बनाया हमने NaOH, दूसरे नंबर पर बनाया H2 और तीसरे नंबर बना लिया Cl2। अगर क्वेश्चन आ गया कि मतलब कास्टर कैलनर सेल में कौन से केमिकल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया जाता है, यानी कास्टर कैलनर सेल इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, फर्स्ट इज NaOH, सेकंड इज Cl2, थर्ड इज हाइड्रोजन गैस, फोर्थ इज ऑल। द आंसर विल बी ऑल। ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा कि बताओ इसमें से ये और ये में से कास्टर कैलनर सेल, तो क्या होता है बेटा, किताबों में बड़ी बड़ी हेडिंग ले लेते हैं, कास्टर कैलनर सेल ब्रैकेट में NaOH का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। बच्चे वो NaOH का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखकर इतने खुश होते हैं कि हाँ चलो ठीक, एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन तो अपना तैयार हो गया। NaOH का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कास्टर कैलनर सेल है, ये बात सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि कास्टर कैलनर सेल सिर्फ NaOH का प्रिपरेशन है। इट इज ऑल्सो द प्रिपरेशन फॉर H2 गैस एंड Cl2 गैस, यानी कि कास्टर कैलनर सेल से सिर्फ कास्टिक सोडा नहीं मिलेगा, सिर्फ NaOH नहीं मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगी और हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। ठीक है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, ये इंडस्ट्रीज में करवाते हैं और ये इंडस्ट्रीज हमारी केमिकल इंडस्ट्री की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से है ना। ऐसे इंडस्ट्री को है ना, जिनमें सोडियम के प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम के रॉ मटेरियल लेते हैं NaCl, उससे सोडियम के कई सारे कंपाउंड बनाते हैं, उनको बोलते हैं क्लोर एल्कली इंडस्ट्री। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने उनकी क्लोर एल्कली इंडस्ट्री से संबंधित कुछ किताबें पढ़ रखी हैं तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बस। क्लोर एल्कली इंडस्ट्रीज है ना, हिंदी में बोलते हैं क्लोर एल्कली उद्योग। तो क्लोर एल्कली उद्योग वे उद्योग होते हैं जहां पर सोडियम के खूब सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल मुख्यतः होता है NaCl, यानी कि जो कच्चा पदार्थ है वो NaCl होगा क्योंकि वो सस्ता है और अच्छा है। चलो एक और इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ गया भाई, वाह, सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस, जबरदस्त इंपॉर्टेंट बेटा। पहले बार पानी दूंगा मैं क्योंकि तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरी। तो आजकल क्या है कि आपके लिए मैंने एक बहुत बड़ा त्याग किया है। कई बार ऐसा होता था कि यहाँ पर आने के बाद चाय पीने की इच्छा करती थी, अब आजकल मैं चाय थोड़ा घर से पी कर आता हूँ। तकलीफ होती है लेकिन किसी प्रकार से होता है, तो मैं चाय इसलिए भी कर आता हूँ ताकि यहाँ पर टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना। नहीं तो कोई बच्चा मुझको मैसेज वगैरह कर देते हैं, वैसे करा तो नहीं किसी ने, सही बात तो ये है, मुझे वैसे लगता है कभी कर देंगे सर, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारे को प्लीज़ है ना, हमारे को आप लगातार पढ़ाया कीजिए, अच्छा लगता है, बीच में ब्रेक ले लेते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। बेसिकली परेशान तो इसलिए होते हैं ना कि सर तो चाय पी रहे हैं, हमारा क्या है, तो आप भी पी लो यार, मैंने पहले भी कहा था, खाते पीते रहा करो, मस्त रहा करो, ठीक है ना। पढ़ाई तो है लेकिन जीवन में काफ़ी कुछ, मतलब मेरी बात करूँ तो काफ़ी कुछ, मतलब खाने पीने को लेकर तो अपन, मतलब आप देख सकते हो, मतलब कि अगर मैं एकदम थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, खुद का वीडियो में देखता हूँ कभी कभी, तो मुझको लगता है कि अगर मैं अपनी थोड़ी पोजीशन ऐसे कर दूँ तो लोगों को बोर्ड ही दिखाई नहीं दे पूरा की पूरा। तो वो इसलिए क्योंकि मतलब आराम से, मतलब एक बार जब खाने के लिए बैठते हैं तो फिर मतलब कोई कहता है तभी उठते हैं कि मतलब अब मामला सब समाप्त हो गया, द एंड हो गया, अब ठीक है अपना रूल ख़त्म करो, ठीक है ना। चलो तो अब काम की बात करते हैं बेटा। काम की बात यह है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ रहा है वो है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस एक सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, लोग पता नहीं क्यों इसमें बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। मैं तो कहता हूँ आप 2-3 बातें इसकी ध्यान रखो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस की, है ना, उनसे अपने आप हो जाएगा आपका। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में पहले तो ये बात ध्यान रखो कि ये प्रोसेस में 2 चीजें बनती हैं, एक तो बनता है NaHCO3 और एक बनता है Na2CO3। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा और इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अगर इसमें 10H2 लगा हुआ है, अगर इसमें 10H2 लगा हुआ है तो वॉशिंग सोडा, अगर ऐसा है तो सोडा ऐश। सिंपल बोले तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सब जानते होंगे बेटा। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर कुछ इसमें पानी नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है पानी, कोई बात नहीं, तब जब पानी नहीं लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं सोडा ऐश। मैंने कहा था ना कुछ देर पहले कि सोडियम वाले कंपाउंड के जनरली नाम में, कॉमन नेम में सोडा वगैरह कुछ होता है, तो ये सोडा ऐश कहलाता है।
अगर .10H2 लगा हुआ है तो क्या लगेगा, क्या क्या बोला था मैंने, तो आंसर है तो फिर वो लगा वॉशिंग सोडा। वो वॉशिंग सोडा भी यही है, सोडा ऐश भी यही है, डिपेंड करता है पानी है या नहीं है। पानी है तो वॉशिंग सोडा, नहीं है तो सोडा ऐश। ये वाला कंपाउंड NaHCO3 जो है उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेटा, बेकिंग पाउडर कुछ और होता है। हालांकि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा होता है, वो बात ठीक है, लेकिन दोनों एक आइडेंटिकल नहीं है, थोड़ा अलग है। तो ये बेकिंग सोडा है, ध्यान रखना बेटा, क्या है ये, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इस NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और कुछ किताबों में इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रखा गया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये की है। और Na2CO3 मैंने बता ही दिया। तो इन दोनों का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। पहली बात तो हमको मालूम होना चाहिए कि सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में हम कौन से कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आंसर है दो की, एक तो NaHCO3 जिसका नाम है बेकिंग सोडा, और Na2CO3 जिसका नाम है सोडा ऐश। अगर पानी नहीं हो तो, और हो तो .NH2 होने पर इसका नाम हो जाएगा, क्या बोला था मैंने, वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, वो मैं ये दो मैंने अलग से लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख दिया पहले से ही, है ना। वो है NaHCO3 कम होता है KHCO3 से सॉल्युबल, है ना। अब इसमें एक खास बात है कि सॉल्युबिलिटी का अंतर इसमें बहुत जबरदस्त है बेटा। KHCO3 पानी में ज्यादा घुल जाता है और ये वाला कंपाउंड पानी में कम घुलता है, जबकि इसमें सोडियम है। मैं खुद क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ बेटा सोडियम सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल। मैं खुद देखता हूँ बेटा सोडियम सॉल्ट पानी में घुलते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम मैंने सोडियम सॉल्ट देखे हैं जो पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यानी पानी में कम घुलनशील है। अल्प विलय जो है उनमें मैंने बहुत कम देखा है। सोडियम सॉल्ट्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि अल्प विलय हो, कम सॉल्युबल हो। सोडियम सॉल्ट जनरली सॉल्युबल पूरे होते हैं, लेकिन ये बहुत कम सॉल्युबल है बेटा। NaHCO3 को पानी से हटाना, प्रेसिपिटेट करवाना आसान है क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए इसको सूखा हुआ बना सकते हैं हम। सही है बेटा। तो अगर आपको एक्वस सॉल्ट नहीं, अगर आपको सॉलिड सॉल्ट चाहिए, एनहाइड्रस सॉल्ट चाहिए, बगैर पानी के चाहिए, तो हम कौन सी चीज बनाएंगे बगैर पानी के? बगैर पानी कौन सी चीज बन पाएगी? तो आंसर जो पानी में कम सॉल्युबल होगा। इसलिए सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में कभी हम ये नहीं बना पाते, क्योंकि ये जब बनता है तो पानी में बनता है, और पानी में बनेगा तो पानी में घुला हुआ रहेगा, हम इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जबकि इसको बाहर निकालना बड़ेगा आसान है, बिकॉज ये पानी में घुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये सबसे पहली बात कि सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में हम NaHCO3 को बना लेते हैं, लेकिन KHCO3 को नहीं बना पाते। क्यों? तो आज के बाद ध्यान रखना, KHCO3 को हम इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होने के कारण पानी में घुला रहता है, बाहर नहीं आता है। जबकि NaHCO3 को एनहाइड्रस फॉर्म में सेपरेट करना आसान है। इसलिए आज के बाद क्या ध्यान रखोगे, सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस इज मेजरली अ प्रोसेस meant for the preparation of, तो आंसर इज NaHCO3 and Na2CO3 and not KHCO3 and K2CO3। KHCO3 K2CO3 नहीं बना सकते बिकॉज KHCO3 पानी में बहुत सॉल्युबल है, घुला ही रहेगा, अलग नहीं हो पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, आपके लिए नया पॉइंट नहीं है बेटा। ये वाला पॉइंट भी नया नहीं, ये वाला पॉइंट मैंने आपको आयनिक बॉन्ड में समझा दिया था। आज जाके देखना बेटा आयनिक बॉन्ड के जो मैंने लेक्चर्स लिए उसके अगर आपने नोट्स बना रखे तो वो, नहीं तो आयनिक बॉन्ड का लेक्चर, आयनिक बॉन्ड के लेक्चर में सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट देखना, इसमें समझा रखा है ये वाला। फिर आता है ये वाला NaHCO3 बाइकार्बोनेट है। मैंने आपको कहा था थर्मल डिकम्पोजिशन में, ये भी आयनिक बॉन्ड में करवा चुका हूं कि इसको गर्म करेंगे तो ये और ये बनता है, ये आपको मालूम है पहले से। इंडस्ट्रीज में पहले ये बनेगा और ये जब बन गया तो गर्म कर दो तो ये भी बन जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये कि बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना सकते हो आप, कुछ नहीं करना, बेकिंग सोडा गर्म किया वॉशिंग सोडा बन जाएगा। सही है ना बेटा। ये देखो खास बात, ये बेकिंग सोडा है और ये CO2 मैंने आपको पहले भी समझाया था। बेकिंग सोडा को बेकिंग वाले यूज करते हैं, बेक करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि CO2 छोड़ता है। ये CO2 जो ब्रेड या जो भी जो आटा वगैरह उसके बीच में आने के बाद जो क्या बोलते हैं CO2 के बबल्स बीच में आ जाएंगे तो आटा फूल जाएगा, तो केक वगैरह उसको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, खाने में भी बढ़िया लगेगा। ठीक है ना। तो ये NaHCO3 को बोलते हैं बेकिंग सोडा। काम इसका बेकर्स यूज करते हैं बिकॉज ये CO2 के बबल्स रिलीज करता है गर्म होने पर। अब रिएक्शन क्या है वो देखना बेटा। ये पूरी रिएक्शन, ये तो पूरी बात हो गई, मेन बात। अब आती है रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट होती है तीन चीजों से। एक तो अमोनिया, मतलब इसके अंदर चार चीजें याद रखो, अमोनिया, CO2, पानी, NaCl। ये चार इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस के लिए। सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में
अगर कुछ लोगों को ऐसे ऐसे ट्रिक चाहिए होती है कि सर हर बात में ट्रिक चाहिए, तो मैं ऐसे याद करवाता हूं बेटा। इसमें एक तो चाहिए एसिड, CO2 एसिड होता है, एक चाहिए बेस, अमोनियम बेस होता है, एक चाहिए सॉल्ट, NaCl सॉल्ट होता है। अब एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, तो एसिड बेस से सॉल्ट वाटर बनता है ना, तो वाटर, ऐसा नहीं कि इनसे ये बन रहा है, बस वो याद करने का तरीका। एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, 4 चीजें लेनी है अपने को, है ना। अब क्या होगा बेटा, ये रहा अमोनिया, अमोनिया बेस, और ये है एसिड। एसिड, एसिड पानी से कौन सा आयन लेगा बेटा, एसिड्स H+ आयन देते हैं, लेकिन OH- आयन लेते हैं, तो ये पानी से OH- लेगा। पानी के 2 टुकड़े कर दो, पानी को 2 टुकड़े में कन्वर्ट कर दो, यहां कर रहा हूं H2O, H+ आयन, OH- आयन, ठीक है ना बेटा। तो इसको तो बोलो, CO2 को बोलो कि तू पानी का OH- ले ले, और ये CO2 पानी का OH- ले लेगा। ये देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, CO2 की रिएक्शन OH- से कराओगे तो कितने H आएंगे, एक H, एक C, और O 2 और एक 3, और एक माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये देखो बन गया बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट किस किस की रिएक्शन से बना है, CO2 और OH-। जब OH- ये रिएक्ट कर रहा होगा तो ये किससे रिएक्ट कर रहा होगा, इसके द्वारा दिए गए H+ आयन से, और अमोनियम में H+ चिपक गया तो बन गया अमोनियम। तो कुल मिलाकर अमोनियम और CO2 पानी में क्या बना लेते हैं, तो आंसर है अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। मैंने कहा था ये और ये हमने 3 चीजें यूज कर ली, पहली रिएक्शन में 3 चीजें यूज कर ली है, और दूसरी रिएक्शन में अब चौथी चीज यूज करनी है। ये कंपाउंड तो मैंने यहां लिया, अब ये NaCl की रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये पेन चेंज किया मैंने, कलर चेंज किया इसका, ताकि अपने को ये इजीली दिखाई देगा। देखो ये यहाँ पर क्या मिल गया, NaHCO3, नीचे लिखा मैंने WI का मतलब बताओ, तो आंसर है वाटर इनसॉल्युबल। क्या ये जल अविलय है या जल विलय है, तो जल अविलय है, वाटर इनसॉल्युबल है। और ये अमोनियम क्लोराइड कैसा है, वाटर सॉल्युबल है। तो इसके 2 चीजें बन गई हमारे लिए। काम का ये वाला कंपाउंड है, क्या हमने मेन कंपाउंड बना लिया है, तो आंसर है बना लिया है। हमने मेन कंपाउंड कहा था, इसको बना लिया है, इसको 2 स्टेप में बना लिया। और अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको इससे ये बनाना है, तो क्या गर्म कर दो, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको ये बनाना है, Na2CO3 बनाना है, आपको बोलना नहीं हम तो सोडा ऐश बनाएंगे इंडस्ट्री में, हमारे ऑर्डर मिला है सोडा ऐश का, हमारे को आप बेकिंग सोडा मत बना के दो, तो बेकिंग सोडा को जो बनाया उसको गर्म कर दो, सोडा ऐश बन जाएगा। ये देखो बेकिंग सोडा गर्म किया, सोडा ऐश बन गया, CO2 और पानी निकल जाएंगे। वो मैंने रिएक्शन बताई दी थी आपको पहले। अगर आप बोलोगे सर ये रिएक्शन तो गई, अब तो कुछ नहीं करना, तो बेटा आप एक काम करना है, बस ये वाला जो कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, ये वाटर सॉल्युबल लिखा है मैंने, WS लिखा है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री में कोई भी चीज का वेस्टेज नहीं हो, ये पानी में घुल के अगर बह के चला गया तो हमारे लिए अमोनिया का नुकसान होगा। हम कितना महंगा अमोनिया बेटा शुरू में लाए, कितने दिक्कतों से लाए होंगे, कितना पैसा खर्च किया होगा उस अमोनिया को हम पानी में बह जाने दें। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड से कौन सी गैस वापस निकालनी है, तो अमोनिया बाहर निकालनी है। तो अमोनियम देखो मैंने क्या लिखा है, टू रिकवर अमोनिया, यानी अमोनिया की पुनः प्राप्ति के लिए, अमोनिया को प्राप्त करने के लिए, यानी अमोनिया को रिकवर करने के लिए क्या करें, तो मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। यहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर क्या ले रहे हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट क्यों ले रहे हो बेटा, धीरे धीरे देखते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बन रहा है, CaO + CO2, ये तो जानते हो ना बेटा आप, तो मैंने पहले थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया हुआ है। CaO + CO2, CaO क्या है, तो आंसर है बेस। इस बेस को पानी में डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए एक लाइम बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। तो CaOH बन चुका है, इसलिए एक लाइम में इसका नाम दे रहा हूं SLAKED, स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको हिंदी में। यानी कुल मिला क्या हुआ, CaO पानी के साथ क्या बना रहा है बेटा, CaOH बना रहा है। ये CaOH क्या है, एसिड या बेस, कौन सा है बेस, कौन सा आयन देगा, ये OH- कंपाउंड से अगले वाले कंपाउंड से क्या निकाल लेता है, तो आंसर है H+। ये देखो अमोनियम में से ये रहा अमोनियम, अगर अमोनियम वाले भाग का रिएक्शन करवा दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH के होल्टोइड से, तो इसका OH इसका H+ निकाल देगा ना बेटा, इसका OH इसका H+ निकाल देगा। अमोनियम में से H+ निकल गया, H+ को खा गया, तो क्या बन जाएगी बेटा गैस, अमोनिया बन जाएगी। क्या अमोनिया प्राप्त कर लिया अपन ने, यानी अमोनियम सॉल्ट से, लाइन सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम सॉल्ट से अगर आपको अमोनिया बनानी है, सोच के बताना आराम से, अमोनियम सॉल्ट से अगर आपको अमोनिया बनानी है तो क्या मेथड काम में ले, अमोनियम का H+ निकाले, ये क्या करें, तो आंसर है H+ निकाल लो। H+ निकालने के लिए मीडियम क्या लेना पड़ेगा, तो आंसर है OH- वाला, यानी बेसिक मीडियम। तो यहां से एक लाइन रट लेना, अमोनियम सॉल्ट को बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराते ही अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। रिपीट करो बेटा, अमोनियम सॉल्ट में बेसिक मीडियम
मिलाते ही अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। अमोनियम सॉल्ट, ये रहा अमोनियम सॉल्ट में बेसिक मीडियम मिलाते ही अमोनिया गैस बाहर निकल चुकी है। और अगर आप बोलोगे सब बाई प्रोडक्ट क्या है, तो कैल्शियम और क्लोरीन का बाई प्रोडक्ट हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ये सॉल्वेट अमोनिया प्रोसेस खत्म। फटाफट रिवाइज करते हैं सॉल्वेट अमोनिया प्रोसेस को। सॉल्वेट अमोनिया प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें हम 4 चीजों से स्टार्ट करते हैं, एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर। एसिड है CO2, बेस है अमोनिया, वाटर तो H2 है और जो सॉल्ट है वो NaCl है। इनसे स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग पहली रिएक्शन में CO2 और अमोनिया पानी के प्रेजेंस में रिएक्शन करके बना लेते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन NaCl से कराने पर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है जो NaHCO3 है और एक सॉल्युबल बनता है जो NH4Cl है। NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3, CO2 और वाटर बन जाएगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया को रिकवर करने के लिए बेसिक मीडियम बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम शुरू में लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। वो कैल्शियम ऑक्साइड पानी में जाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया को मुक्त करा देगा, यानी फ्री करा देगा। ये हमारी रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें लेस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्वेट अमोनिया प्रोसेस में हम NaHCO3 को बनाते हैं या KHCO3 को, तो आंसर है NaHCO3 को, क्योंकि वो पानी में कम सॉल्युबल है, बनते ही पानी से बाहर आसानी से आ सकता है, कलेक्ट हो सकता है, लेकिन ये काम KHCO3 नहीं कर पाएगा। चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप सब लोगों का धन्यवाद। कल वापस आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आपके सामने, इसके बाद वाला लेक्चर, ठीक है ना। और पी ब्लॉक की रिएक्शन रिवाइज करते हैं बेटा। एस ब्लॉक चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पी ब्लॉक को भूल जाओ, ये बहुत समस्या वाली बात है बेटा। इनऑर्गेनिक में मेरे को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों का लगातार व्हाट्सएप वगैरह आते रहते हैं और कि सर हमारा अच्छा हो रहा है वगैरह, सब सही है, इट्स गुड है ना, कि आपका अच्छा हो रहा है और आप अच्छा कर रहे हो, लगातार देखते जा रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा कि क्लास के अंदर तो इंटरेक्शन होता ही है ना बेटा, क्लास के अंदर इंटरेक्शन में हर साल होता था, तो मैं जानता हूँ कि क्या दिक्कत आती है। तो बच्चों को लास्ट में जाके वो भूल जाते हैं। ठीक है, आपके पास लेक्चर है तो आप लेक्चर बार बार देख सकते हो, लेकिन वो लेक्चर बार बार देखने में तो टाइम वेस्ट होता है। तो आप जब पहली बार देखो तो अलर्ट होकर देखो और फिर बार बार में रिवाइज लिख के रिवाइज करो। चलो, थैंक यू।